जी, आपकी नजर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह बोला, सबसे बड़ी समस्या तो एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से फिर जीतना है। मैंने कहा कि बुद्धिजीवी के नाते मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वे बोले, बुद्धिजीवी के नाते तो नहीं, हां गुंडे बदमाश के नाते आप मेरी जरूर मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, गुंडे बदमाश होने के लिए तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। वे बोले, तभी आइए, तभी आइए, प्रजातंत्र तो अमर है, चुनाव तो होते ही रहेंगे। मतलब मेरा पत्ता कट गया। इन नेताओं की जो प्रमुख समस्या है उसमें तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने सोचा चलो किसी अफसर से बात करें। जिस अफसर से मैं मिला वह हालांकि पुलिस का था मगर था विश्वसनीय। मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब उसने बात भी अकल की। मैंने उससे पूछा क्यों साहब, पुलिस की वर्दी में आप कहीं कोई बुद्धिजीवी तो नहीं? वो हंसा, बोला, बुद्धिजीवी होता तो ये नौकरी मुझे कौन देता? मैंने उनसे पूछा कि आपकी दृष्टि में इस समय देश की प्रमुख समस्या क्या है जिस पर विचार करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। पुलिस अफसर ने बताया कि राष्ट्र की प्रमुख समस्या है लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात कानून व्यवस्था। हत्याएं हो रही है, चोरी, लूटपाट, बलात्कार, ये समस्या है। मैंने कहा, कुछ बलात्कार तो आप पुलिस वाले भी करते हैं। वो बोले, जी टाइम ही कहाँ मिलता है। हत्यारे को पकड़ने का एक तरीका यह है कि पुलिस जाती है और पूछताछ करती है, क्यों साहब यह हत्या आपने की? किसकी हत्या? वो राम प्रसाद की जो परसों मरा। जी मैंने नहीं की। भाई साहब आपने की हत्या राम प्रसाद की? जी नहीं, मैंने सरजू प्रसाद की। भाई साहब आपने की हत्या राम प्रसाद की? जी नहीं, मैंने सरजू प्रसाद की। हम आपसे राम प्रसाद का पूछ रहे हैं, आप सरजू प्रसाद का जवाब दे रहे हैं। हाँ जनाब, एक मिनट ठहरिए, वो आपने की राम प्रसाद की हत्या? हत्या? जी, हत्या मैं नहीं करता। इन चक्करों में पढ़ने का टाइम नहीं मेरे पास। कभी किसी करना भी होगी तो पैसे देकर दूसरे से करवा लेंगे, खुद नहीं करेंगे। हमारे समाज में कुछ इज्जत है साहब। माफ कीजिए जनाब, जरा रुकिए। वो राम प्रसाद की हत्या आपने की? जी नहीं, मैं राम प्रसाद को जानता ही नहीं, तो मैं उसकी हत्या क्यों करने लगा? श्रीमान, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि राम प्रसाद की हत्या? तभी पीछे से किसी ने कहा, जी मैंने की राम प्रसाद की हत्या। आप इसमें मत बोलिए, मैं इनसे बात कर रहा हूं। मेरी मुलाकात शरद जी से 1978 में हुई थी। 1978 में आई मेट हिम when Manmohan Shetty had signed me to do a film. I was still at the institute and he wanted me to do a comedy for him. So that is the time I met Sharad ji for writing the dialogues. At that time he used to stay in a hotel called Hotel Mansarovar, if you remember. I think it was called Mansarovar at Bandra. So I used to go there and I remember seeing him, meeting him. It was always very energizing to meet Sharad ji because though he was much older, he never sort of talked down to me. He always gave me the respect of a director and more than that, a friend. And he used to have a very naughty expression on his face. So whenever he would see, he would do this. Sharad ji would do this a lot and say, "Ki, chalo boss, baitho miya." And he would feed me over there and we would work in his hotel because I used to stay in a hostel at that time. So I didn't have any office and stuff like that. So that was how I met Sharad ji. Oh, I started reading him quite early in life. When I was, I think, 12, 13 years old. And I was reading that धर्मियों में उनका निकलता था बैठे ठाले वहीं पे। तो when the time came to look for a writer, I just happened to mention his name and Kundan said yes. शरद जी का पता चला बड़ा मुश्किल से भोपाल उज्जैन घूमते घामते पता चला कि वो तो बम्बई में रहते हैं और लिखते हैं फिल्में। तो we had no idea, me and Kundan,
He had just no idea कि वो he's already writing for films. So नंबर निकाला, मुश्किल से उनको फ़ोन किया, टाइम फिक्स हुआ, तो आ गए. तो आए तो बड़ा was very reserved. He just would not open up and he said पहले बताइए क्या है. हमने बताया उनको and he didn't react. No expression on deadpan face. So I just told Kundan, 1 minute Kundan, करके दिखाते हैं. And we enacted a scene in our producer's cabin. And Sharat ji was on the floors. He just couldn't stop laughing. Then he got it, what we are trying. And he was, from that moment, he was sold to us. He just adopted us. He says, I'll do anything for you. And बहुत ही बढ़िया जर्नी रही उसके बाद. बहुत ही मज़ा आया. हमने बहुत पढ़ा शरद जी को. इससे पहले कि काम करने के से पहले शरद जी को वैसे बहुत पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते एक तरह फ़ैन हो गए. और जब उनके साथ काम करने लगे, उनके साथ घुल मिल गए, तो ऐसा लगने लगा कि ये तो इंसान कितना रिस्पॉन्सिबल है अपनी राइटिंग को लेकर, कितना जिम्मेदार है सोसाइटी को लेकर, और उसमें से ये आदमी कॉमेडी लिखता है, व्यंग लिखता है. मेरा एक गजब का यानी एसोसिएशन रहा कि मैं उस वक्त राइटर नहीं था. मैं शफी इनामदार के साथ काम करता था और शरद जी ये जो है ज़िंदगी लिखते थे. तो मैं काफ़ी शूटिंग पे जाता था और उनकी स्क्रिप्ट्स मुझे बहुत ही अच्छी लगती. एंड इस तरह मेरा परिचय हुआ शरद जी के साथ. और उसके बाद जब मैंने खुद राइटिंग स्टार्ट की, और एक पॉइंट पे जब महेश ने और हम लोगों ने इट हैपेंड वन नाइट, यानी कि दिलाई के मानता नहीं, जो हिंदी में बनी, वो एक्चुअली फ्रैंक कापरा की फिल्म थी, इट हैपेंड वन नाइट बनाने का डिसाइड किया. तो सवाल ये था कि जो ह्यूमर है उस अमेरिकन फिल्म का, वो ह्यूमर हिंदी में कौन लाएगा. शरद जी से मुलाकात सलीम साहब के वहाँ भी 2-3 टाइम मेरी और महेश की हुई थी. मैंने सजेस्ट किया महेश को कि शरद जी के पास से डायलॉग लगवाने जी. तो महेश का ये था कि भाई ये सब काम तुम कर लेना, मैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैंने कहा हाँ, आई रेडीली एग्री, बिकॉज आई हैड, क्योंकि मैं शरद जी को मिला भी था पिछले दिनों कुछ ये जो ज़िंदगी के सिलसिले में, और अपने कुछ दोस्त थे, रमन कुमार और अजीज़ मिर्ज़ा और कुंदन शाह, ये जो ज़िंदगी डायरेक्ट करते थे, तो मैं वहाँ पे मिलता रहता था. तो ही हैड कम अक्रॉस एज अ वेरी नाइस जेंटलमैन. तो इस तरह हम लोगों ने ये पिक्चर लिखा, साथ में लिखने का डिसाइड किया. एंड शरद जी वॉज अमेजिंग. यानी उन्होंने जिस तरह से उस अमेरिकन फिल्म की ह्यूमर को हिंदी बना दिया, जिस तरह से उसको नेटिविटी दी, उससे लगता ही नहीं था कि ये इतना सरल ह्यूमर और इतना आसान ह्यूमर इतनी सीधी सादी भाषा में आ सकता है. और ऊटी हम लोग आउटडोर गए थे कुछ 1 महीने के लिए. तो शरद जी केम देयर विथ यूनिट, तो हमारे साथ रहे कुछ. तो वो बहुत ही याददाश्त, यानी कमाल की यादें हैं उनकी मेरे लिए. उनको मैं सुबह सीन देता था 5-6, तो शाम तक वो लिख कर तैयार रखते थे. एंड बिल्कुल यानी एक वर्ड भी उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. और उसके बाद ये भी डिसाइड हुआ था कि हमें रही प्यार के शरद जी लिखेंगे. लेकिन इन दिनों फिर उनकी सेहत कुछ थोड़ी नरम हो गई. तो बीमार से जो मैं मिलने गया उनको, तो मुझे कहते थे रोबिन ठीक हो जाओ तो फिर दूसरी फिल्म लिखते, तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया था. एंड वाकई दोस्त वेरी गोल्डन डेज ऑफ शरद जी. आई विल ऑलवेज चेरिश कि इतने सारे अच्छे बड़े राइटरों के साथ काम किया है. अपने शरद जोशी जैसे बड़े राइटर के साथ मैंने काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा कि बिल्कुल डबल मीनिंग या बिल्कुल भाषा को टेढ़ी मेढ़ी ना करते हुए किस तरह से सहजता से डायलॉग्स लिखे जा सकते हैं. It was just fabulous.
I first ran into Sharad Joshi with Salim Khan Sahab. He was sitting there with Salim Khan Sahab when I had gone for a script session of Naam. Initially, he was supposed to write the dialogues for Naam, and I ran into him then. They both came from Indore, from Madhya Pradesh, and they seemed to have some kind of a past which they shared. And he came across as a very unusual man, a man with a kind of a literary background, a man who still had the fragrance of India emanating from every pore of his being. He was different from the new breed of writers who were whose conversation was pegged on the latest American film which has come in the video parlor. But for some reason, this man left an impact on me. He had a kind of a charm, a kind of a body language, which was unusual. My interaction with him, I noticed there were a lot of silences in him. He listened very intently. Unlike the business that we live in, where people talk, he listened. And I learned one thing from him, that nobody learns anything when he's talking. You learn things when you are listening. And then, of course, when we decided to make the Frank Capra masterpiece, It Happened One Night, when you have a crime narrative or you have a thriller narrative, the structure suffices. But when you have a kind of a light-hearted romantic comedy of lovers on the road, you need to give it a lot of flesh, give it a lot of body. Yes, you will adhere to the broad structures, but the flesh needs to be Indian. It needs to have the resonance of India. And that's when Sharad Joshi Saab kind of flashed through our consciousness. And then Sharad Ji came, and I told him something very, very simply. I said, Sharad Ji, here is a masterpiece of Frank Capra. It Happened One Night. It's one of the biggest hits of all time. Please take this, read it, inhale it, metabolize it, and write a film from your heart as you deem fit. That will become our beginning point to consider whether this film should be given legs. He was taken aback by my candor, and perhaps he had not enjoyed this kind of freedom wherever he had worked earlier. But it came from a deep respect for him and a realization that you are dealing with a professional who believes in the integrity of work. So, Sharad Ji took that narrative and he lived with it. And when he lived with it, that particular seed of an idea became a completely different animal. In fact, my wife, Soni, says that Dil Hai Kamantani is a better film than It Happened One Night. And I will never forget the way he brought in his own understanding as a journalist, because the world of journalism was there in Dil Hai Kamantani. The relationship between the character of Raghu Jaitley and his boss was an unusual relationship, which had the understanding of a man who has spent hours and days making a living through journalism. I remember him narrating these scenes, and we always sat down in rapt attention listening to him, and we had a perpetual smile on her face. That was one script whose dialogues of the film were almost untouched by us.
when we went into the shooting phase, principal photography phase, we tried to retain every sentence that had flowered from Sharad Ji's heart. And if Dil Hai Ka Manta Nahi is a contemporary film even in the second decade of the 21st century, it is because it had the heartbeat of this great writer whom I was privileged to meet. And take away Sharad Joshi from Dil Hai Ka Manta Nahi and it's empty and dead. So it was indeed a great honor to have crossed paths with this man with tremendous integrity, grace, dignity, and a charm which was unusual to find in this industry. एक प्ले डायरेक्ट कर रहा था मैं, उज्जैन बुलाया गया था कालिदास समारोह के लिए। तो उसी दौरान, ये उज्जैन की बात है, तो ये भोपाल बेस्ड थे शरद जी का जाना आना, अदरवाइज भी उज्जैन से भी उनके काफ़ी ताल्लुक़ थे। वो उनसे मेरी पहली मुलाकात वहाँ उज्जैन में हुई। और फिर एक उस दौरान ही उन्होंने वो पहला नाटक लिखा था अपना। अदरवाइज वो तो व्यंग्यकार थे और लेख लिखते थे अपने। उन्होंने नाटक लिखा अंधों का हाथी, ये बात है 1974 की बात। मुझे वो उसके अंदर जो एक तेज धारदार जो व्यंग्य था उसके अंदर, और पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर, और बड़ा हाईली मतलब एनग्रॉसिंग, एंटरटेनिंग, और साथ में वो धार उसकी, तो बहुत अच्छा लगा। तो बस जैसे ये शिविर यहाँ का मेरा ख़त्म हुआ, मुझे एक संस्था से, भोपाल की एक संस्था से कुछ बच्चे मिलने चले आए कि साहब वो नाटक शरद जी का हम चाहते हैं आप भोपाल आकर के हमारे लिए डायरेक्ट करें। तो लगातार फिर तो शरद जी के साथ मेल मुलाकातें, उनके साथ उस नाटक पर चर्चाएँ, कैरेक्टर्स पर, सिचुएशंस पर, कहीं कुछ और चाहिए क्या है, जो भी है, लगातार फिर हमारी मुलाकातें होती रही। जानने का मौका मिला घर के लेवल पर, बाहर के लेवल पर, दोस्तों के साथ। तो काफ़ी घनिष्ठ हम लोग, नेचुरली वही संबंध जैसे होता है ना, एक्टर डायरेक्टर, एक्टर राइटर, डायरेक्टर राइटर, मतलब जैसे आम दुनिया के जो संबंध हैं उनसे कहीं ज़्यादा ही अलग से, ऑलमोस्ट उस प्रोजेक्ट के दौरान एक तरह की वो मैरिज सी हो जाती है। I've done some productions for B Sky B in London much before the satellite scene opened over here. So he had done a fabulous political satire, India's first political satire, called Chunav Chinn Angutha for me. The title was also suggested by him, and he had written quite a number of episodes which were never telecast in India, but they were broadcast in London. And then he wrote Idhar Udhar for me. Then he wrote 2 more films for me. So that is how I remember and I knew Sharad Ji. शरद जी के साथ मैंने बहुत काम किया। ये जो ज़िंदगी की शुरुआत तो खैर कुंदन और मंजुल ने की थी। मैं उस ट्रक पे चढ़ गया था, लेकिन जब चढ़ा तो फिर बहुत मज़ा आया और शरद जी के साथ और घुल मिल कर काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे सीरियल किए, देवी जी किया, हंसो हंसो किया, अपनी अपनी बंसी, अपना अपना राग किया, ये दुनिया गज़ब की किया, बहुत सारे सीरियल्स किए। इट वॉज़ अ वेरी वेरी गुड जर्नी। इनफैक्ट इतना अच्छा रहा है कि उनके बगैर कंसल्ट किए हुए मैंने, जब तक वो रहे इस दुनिया में, आई डिडंट डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग। आई यूज्ड टू टेक ऑल माई अदर वर्क ऑल्सो टू हिम जस्ट फॉर एन ओपिनियन। ही वाज सो गुड एंड ही वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम अ ग्रेट राइटर, वेरी सपोर्टिव, ही वाज वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज़। ये सब उनकी खासियत थी। ये जो ज़िंदगी में, क्योंकि स्वरूप संपत गुजराती थी, ज़बान को लेकर उसकी अपनी लिमिटेशन थी, मजबूरियाँ थी, जबकि एक्ट्रेस को बहुत कमाल की है कि उन्होंने सोचा था कि क्योंकि ज़बान थोड़ा सा स्वरूप संपत के लिए मुश्किल है, तो मैं ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस, मैं ऐसे लंबे लंबे सेंटेंसेस ना दूँ बोलने के लिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस दूँ और पंच लाइन्स दूँ इसको, ताकि ये निभा ले जाए।
इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन एक राइटर एक एक्टर की ज़िंदगी में कर रहा था, और ये बात ना डायरेक्टर को पता थी और ना उस एक्टर को पता थी। I struck a very good friendship with him. We used to go out for music concerts together. We would go out for Jagjit Singh's performances together. We would watch plays together. 85 में मैं बम्बई आया, 10 साल के बाद की बात। तब फिर उनसे वापस हमारी मुलाकातें शुरू हुई। कुछ उनके लिखे हुए 1-2 सीरियल भी मैंने किए, मगर जो एक प्यार उन्होंने हमेशा से मुझे, क्योंकि मैं तो काफ़ी जूनियर था उनसे, और उनका एक जो एल्डरली तो बड़ा ही घरेलू सा प्यारा सा उनका मेरे प्रति हमेशा से बहुत ही, दिल में गम, चेहरे में हंसी और कलम में व्यंग, ये एक शरद जी का combination. So he thought that he cannot do it, but I knew that he can do it. Anybody who wrote the kind of articles he used to wrote, there was already inherent horseplay and slapstick elements in all his articles, if you see. So he converted that very easily into our setup. There was no problem whatsoever. In fact, he would give it a little depth by adding that bit of satire into it. क्योंकि शरद जी बेसिकली जो पॉलिटिकल हालात है उन पर जो कटाक्ष करते हैं, जो बिल्कुल आपको एकदम लगता है अरे कितना हमारी बात अपने शब्दों में कितना छोटी सी इतनी सी देर में इतनी बात कर देते थे। शरद जी ने कभी परवाह नहीं करी। शरद जी ये सब पॉलिटिकल हालात कैसे हैं उससे मतलब नहीं है, उनसे ही डरते थे। शरद जी तो बहुत ही रेडिकल, बहुत ही उस तरह के आदमी हुआ करते थे। एग्जैक्टली इमरजेंसी के दौरान जिस तरह की चीज़ें वो लिखते थे, ये अंतों का आती उन्हीं दिनों की बात है। शरद जी वॉज ए वेरी डेयरिंग मैन, जिसको जो करना करे। शरद जी उस जमाने के राइटर थे जो बिना मतलब नौकरी की राइटिंग करते थे, अपने बूते पर करते थे, और हालात पॉलिटिकल कुछ भी हो किसी के अगेंस्ट भी बोलना लिखेंगे। एक बात को कहने का अंदाज क्या है, आम आदमी की भाषा तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। व्यंग में यही एक अलग बात होती है कि वो बहुत थोड़े से शब्दों में किस तरह से उसको घुमा करके उसको धार बनाता है। बहुत ज़बरदस्त एक टंग इन चीक उनका एक अंदाज होता था, और पढ़ते थे तो और कमाल होता था, बिल्कुल फ्लैट होगा फेस, बहुत कमाल होता था। I had a very warm and I miss him most of the time. I miss him like mad. I have read him extensively. I have almost all his books. I have collected his articles. I used to cut them from Navbara Times and compile them and stuff like that. And very fond memories I have of Shraddha ji. और उनका नहीं रहना मेरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उनके जाने के बाद मैंने आज तक कॉमेडी डायरेक्ट ही नहीं की। Was a very soft person, बहुत ही कम बोलते थे, सॉफ्ट स्पोकन थे, लेकिन उनके ह्यूमर में एक स्लैप, एक चाबुक होता था। उनकी लिखाई में, उसकी बातों में एक कमाल का एक क्या बोलते हैं, एक तंज होता था वो। एंड वो बिल्कुल पर्सनालिटी से उल्टा आता था। मैंने उनके लिखी हुई टीवी सीरियल में भी एक्टिंग की, ये दुनिया गजब की, 13 एपिसोड्स। एंड एक ऑफिस के बारे में वो था, वो कमाल, यानी उनका ह्यूमर, एक टॉपिक को लेके वो अगर 25 पेज लिखे हैं तो वो 25 पेज में आपको तो 50 जगह ऐसी होती थी कि आपको कहीं मुस्कान आएगी, कहीं हंसी आएगी, कहीं स्माइल आएगी। तो वो कमाल का उनका एक उनको ग्राफ, उनका जो पकड़ थी शब्दों पे और भाषा पे, हिंदी भाषा, वो अजीब थी। व्यंग लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि सटायर लिखने वाला जो राइटर होता है वो जिंदगी को ऑब्जर्व करता है। वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव आदमी होता है कि वो जो उसके आसपास हो रहा है उससे इतना ज़्यादा डीपली हर्ट होता है कि वो उस पर दुख प्रकट करने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगता है।
शरद जोशी वॉज अ ग्रेट राइटर. ऐसा व्यंग्यकार लेखक और ऐसा सेंसिटिव राइटर हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ. आज भी उनकी किताबें पढ़े हैं, उनके छोटे छोटे एसेज हैं. जब भी वक्त मिलता है मैं एक निकाल के पढ़ लेता हूँ और अभी भी मुझे उतनी हंसी आती है जितनी उस वक्त आती थी. फिल्म इंडस्ट्री में उनका टैलेंट इस्तेमाल ही नहीं किया. यूज कम्प्लीटली तो दूर की बात है, उनका टैलेंट इस्तेमाल ही नहीं किया. Not at all. There was a long way to go. In fact, he was just getting into this medium, was getting the hang of it, and he would have come up with some very innovative ideas himself, and he had some ideas. He went away very young. It was just the right time for him to really deliver in television. See, in the literary world, he has a very unique position, and people remember him very, very fondly and very respectfully. But in the industry, our industry works on slightly different principles. No, nothing succeeds like success over here. Here, talent is not at a premium. Where success is. He was quite a prolific writer. He could have done much more, and I don't think he got those kind of opportunities. फिल्में बहुत कम लिखी उन्होंने, टीवी सीरियल्स बहुत लिखे, क्योंकि उन दिनों टीवी सीरियल्स जैसे शुरू ही हुए थे, ये जो है जिंदगी और फिर ये दुनिया गजब की और काफी, तो वो काफी बिजी हो गए थे. वो एक्चुअली बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने फिल्में लिखी होती तो आज उनका मकाम कहीं और ही होता, क्योंकि एज अ राइटर वो बहुत ही ऊंचे स्थान पे थे. उनका लेवल ही कुछ है. He taught me, I asked him a very important question, I asked him, I said, look, you're so senior, I'm bubbling with ideas, but there is a problem with me that some days I get a lot of ideas and for months or weeks I don't get any worthy idea, and then I start hating myself. So can one institutionalize creativity? Can one discipline creativity? Or this is how we are supposed to grow? So I said, no, of course you can discipline creativity also, and you can, because he said, how do you create? You create with your mind and your intuition and your observation. Look at him. I mean, a man who never went to an institute was so articulate in explaining what writing is or what creativity is. He said, whether it is me or it is you or it is an actor or it is other than dancers and singers, all of us, what is our homework? What we express. I write, that's my expression. You direct, that's your expression. An actor acts, that's his expression. But what is a combined homework? We do three things. Either we take from life, or we distort life to create comedy, or we totally go to our imagination and imagine a completely different world which has nothing to do with the real world. And all three are legitimate, and you are allowed to do all three. And you can mix them also and create your own genres. So he told me, his first lesson was, he said, your observation and your imagination, these are the two things which are always going to come in handy. He told me the difference between observation and imagination and the interrelationship that these two have. I mean, I didn't learn this from the institute. I learned it from Sharad Joshi. He taught me how a vivid imagination makes your observation keen, and how a keen observation gives you a very vivid imagination, and how the byproduct or how the end product of both these you are supposed to control. Because if you have, he told me, he said, your problem is not ideas, your problem is too many ideas, because I'm working with you. You don't even let me complete a sentence and you button, and before I tell you what I have done with the scene, you have 4 alternates ready. So you need to discipline yourself and stick to one. That is how he would. And to come back to the topic, what did he teach me? How to discipline creativity? He said, fix a time. Fix a time of a day. Whether it is night, if you are a night person, though you should not be a pishach and you should be a human being and you should sleep in the night and you should work in the day. Every day, sit with a pen and paper and write. If you are not getting good ideas, write bad ideas, write junk ideas. But write every day. When you once do it for 21 days, it will start becoming habit. By 90 days, it will be in your subconscious to throw out the best of creative ideas at that time.
So I asked him, do you practice it? He said, yes. I get up around 6:15. 7 I start writing. At that time, neither my wife nor my children are supposed to disturb me. I write till sometimes 9, sometimes 10, sometimes 10:30, sometimes 11, depending upon how many ideas am I getting and what are my deadlines. And after that, I spend some time with Irfana and my children and stuff like that. And after that, I do my business meetings, and after 5 I don't work. Then I do adda. I said, what do you mean by adda? He said, creative expression should always be compared and challenged. It should always be challenged. If you like everything that I write, then I would not do a second film for you, because then I'm not growing. You need to challenge me, you need to tell me what have I done right, what have I done wrong. So I go watch other people's creations. I criticize them. I'm very vocal about criticizing them, because that makes me grow. Or I go and watch other people's this thing and get inspired. So I'm constantly comparing myself, challenging myself with what my peers are doing. So this was, I had a very, very, very warm and very, I miss him most of the time. I miss him like mad. जी, आपकी नजर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह बोला, सबसे बड़ी समस्या तो एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से फिर जीतना है। मैंने कहा कि बुद्धिजीवी के नाते मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वे बोले, बुद्धिजीवी के नाते तो नहीं, हां गुंडे बदमाश के नाते आप मेरी जरूर मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, गुंडे बदमाश होने के लिए तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। वे बोले, तभी आइए, तभी आइए, प्रजातंत्र तो अमर है, चुनाव तो होते ही रहेंगे। मतलब मेरा पत्ता कट गया। इन नेताओं की जो प्रमुख समस्या है उसमें तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने सोचा चलो किसी अफसर से बात करें। जिस अफसर से मैं मिला वह हालांकि पुलिस का था, मगर था विश्वसनीय। मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब उसने बात भी अकल की। मैंने उससे पूछा, क्यों साहब, पुलिस की वर्दी में आप कहीं कोई बुद्धिजीवी तो नहीं है? वो हंसा, बोला, बुद्धिजीवी होता तो ये नौकरी मुझे कौन देता? मैंने उनसे पूछा कि आपकी दृष्टि में इस समय देश की प्रमुख समस्या क्या है जिस पर विचार करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। पुलिस अफसर ने बताया कि राष्ट्र की प्रमुख समस्या है लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात कानून व्यवस्था। हत्याएं हो रही है, चोरी, लूटपाट, बलात्कार, ये समस्या है। मैंने कहा, कुछ बलात्कार तो आप पुलिस वाले भी करते हैं। वो बोले, जी टाइम ही कहाँ मिलता है। हत्यारे को पकड़ने का एक तरीका यह है कि पुलिस जाती है और पूछताछ करती है, क्यों साहब, यह हत्या आपने की? किसकी हत्या? वो राम प्रसाद की जो परसों मरा, जी मैंने नहीं की। भाई साहब, आपने की हत्या राम प्रसाद की? जी नहीं, मैंने सरजू प्रसाद की। भाई साहब, आपने की हत्या राम प्रसाद की? जी नहीं, मैंने सरजू प्रसाद की। हम आपसे राम प्रसाद का पूछ रहे हैं, आप सरजू प्रसाद का जवाब दे रहे हैं। हाँ जनाब, एक मिनट ठहरिए, वो आपने की राम प्रसाद की हत्या? हत्या? जी, हत्या मैं नहीं करता। इन चक्करों में पढ़ने का टाइम नहीं मेरे पास। कभी किसी करना भी होगी तो पैसे देकर दूसरे से करवा लेंगे, खुद नहीं करेंगे। हमारे समाज में कुछ इज्जत है साहब। माफ कीजिए जनाब, जरा रुकिए। वो राम प्रसाद की हत्या आपने की? जी नहीं, मैं राम प्रसाद को जानता ही नहीं, तो मैं उसकी हत्या क्यों करने लगा? श्रीमान, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि राम प्रसाद की हत्या? तभी पीछे से किसी ने कहा, जी मैंने की राम प्रसाद की हत्या। आप इसमें मत बोलिए, मैं इनसे बात कर रहा हूं।